हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड हमारा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसकी जो सेकंड यूनिट डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास 3 टॉपिक्स है, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक जो है एंटी एंजाइनल ड्रग्स वाला, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद में डायूरेटिक्स वाला टॉपिक जो हम आज के वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्लासेस जो हैं डायूरेटिक्स के अंदर जो आती है उन्हें डिटेल के अंदर हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, बाकी की क्लासेस जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि डायूरेटिक्स जो हैं ये होते क्या हैं। तो ये जो है ये ऐसे ड्रग्स या फिर ऐसे एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिन जो है उसके फॉर्मेशन को, उसके एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ जो सोडियम आयन एंड वाटर है उसके लॉस को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग नाम से भी देख सकते हैं डायूरेटिक्स, तो ये क्या करते हैं, यूरेसिस जो है, यूरेसिस प्रोसेस होता है, मतलब यूरिन का जो फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन होता है उस प्रोसेस को ये इंक्रीज करते हैं। तो सिंपली डायूरेटिक्स का काम होता है कि ये यूरिन के फॉर्मेशन को, उसके एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ सोडियम आयन एंड वाटर का जो लॉस होता है उसे भी बढ़ाते हैं। ठीक है, अब जनरली डायूरेटिक्स को किन किन बीमारियों के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है, मेनली हार्ट फेलियर जो है, हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां उसके ट्रीटमेंट के अंदर इसे यूज़ करा जाता है। देन इडीमा मतलब जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसके ट्रीटमेंट के अंदर इसे यूज़ करा जाता है। देन हाइपरटेंशन जो होता है, जो बीपी बढ़ जाता है, उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी डायूरेटिक्स जो है इन्हें यूज़ करा जाता है, क्योंकि हाइपरटेंशन के अंदर सिंपली क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है एंड ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण जो है वो ब्लड वॉल्यूम बढ़ना भी हो सकता है। तो डायूरेटिक्स क्या करेंगे कि ब्लड के वॉल्यूम को कम कर देंगे, तो इस तरीके से हाइपरटेंशन को ठीक करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो होता किस तरीके से है, तो किडनी की मदद से यूरिन का जो फॉर्मेशन है एंड उसका जो एक्सक्रीशन है वो होता है। ठीक है, अब जो किडनी है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है हमारे पास, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो ही जो है यूरिन का फॉर्मेशन करता है। जैसे हम लोगों ने फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एक टॉपिक एचएपी के अंदर पढ़ा था, तो यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो नेफ्रॉन की मदद से होता है। ठीक है, सो नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, एंड यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो भी नेफ्रॉन की मदद से ही होता है। ठीक है, अब नेफ्रॉन का अगर हम जनरल बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर सबसे पहले जो है यहाँ पर बोमन्स कैप्सूल होता है। ठीक है, ये है बोमन्स कैप्सूल एंड इसके अंदर एक तो एफरेंट आर्टीरियोल आती है और एक इफरेंट आती है, एक जो है वो आती है और एक जाती है। ठीक है, जैसे एफरेंट यहाँ पर इसके अंदर आ रही है एंड इफरेंट जो है वो यहाँ से जा रही है। डायमीटर जो है इन दोनों के में डिफरेंस होता है। देन उसके बाद में क्या होता है, फर्स्ट पार्ट जो है ये आता है नेक। ठीक है, उसके बाद में पहला आता है पीसीटी, जिसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। देन ये जो पार्ट होता है ये लूप ऑफ हेनले होता है, इसके अंदर भी एक तो आता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, देन एक आता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। देन यहाँ पर आता है डीसीटी, जिसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। देन यहाँ पर इसमें लास्ट में फाइनल ये वाला जो पार्ट है ये होता है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, इस तरीके से ये जो है बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। अब नेफ्रॉन के अंदर यूरिन फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस करके एक चीज़ होती है बोमन्स कैप्सूल के अंदर, क्या है, जैसे ये है बोमन्स कैप्सूल, तो इसके अंदर ऐसे ऐसे करके एक चीज़ होती है जिसमें से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। यूरिन जो आती है या वाटर वगैरह जो चीज़ आती है उसका सबसे पहले जो है फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन हो गया। उसके बाद में ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है, मतलब यहाँ पर ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, जो चीज़ें वापस से ब्लड के अंदर जानी है उनका। लास्ट में जो है ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर, एंड फाइनली कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो है यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से जो है यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप्स के अंदर होता है। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड इज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, 3 स्टेप्स के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। अब डायूरेटिक्स जो है इस फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, इसके एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं, सोडियम एंड वाटर लॉस को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन डायूरेटिक्स का। ना सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायूरेटिक्स जो है इसका क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरीके से होगा। सो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स जो है इन्हें सिंपली 5 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करा जाता है, जिसके अंदर से फर्स्ट क्लास आती है कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, जिसके अंदर ड्रग्स आती हैं एसिटाजोलामाइड, मैथाजोलामाइड, डाइक्लोरफेनामाइड। ठीक है, दूसरी क्लास आती है थायाजाइड डायूरेटिक्स, जिसके अंदर ड्रग्स आती है क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोफ्लोमेथाजाइड, साइक्लोथायाजाइड। ठीक है, थर्ड क्लास आती है लूप डायूरेटिक्स, जिसके अंदर ड्रग्स आती है फ्यूरोसमाइड, ब्यूमेटानाइड एंड इथेक्राइनिक एसिड। ठीक है, फोर्थ क्लास आती है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। इसके अंदर भी फर्दर 2 क्लासेस आती है, एक तो आती है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जिसके अंदर ड्रग आती है स्पाइरोनोलैक्टोन। दूसरी आती है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो अमीलोराइड एंड ट्रायामेट्रिन। ठीक है, फिफ्थ क्लास आती है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, जिसके अंदर ड्रग्स आती है मैनिटोल, यूरिया एंड ग्लिसरॉल।
ठीक है। तो ये पांचों क्लासेस को हमें कम्प्लीटली डिटेल के अंदर यहाँ पर डिस्कस करना है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये दो क्लासेस जो है कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स एंड थायराइड डायूरेटिक्स इन दोनों को डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी तीनों क्लासेस जो है उन्हें कम्प्लीटली डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स वाली CAI जो हमारे पास क्लास है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स नाम से हमें पता चल रहा है कि ये जो एजेंट्स हैं ये क्या करें, कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, अब कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो है वो करता क्या है, तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो है ये H+ एंड HCO3- बनाता है। ठीक है, जैसे CO2 + H2O से कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में H2CO3 बनता है। देन कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में H+ एंड HCO3- जो है इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो है CO2 H2O को H+ एंड HCO3- के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब जो H+ आयन होता है ये सोडियम आयन के साथ में एक्सचेंज होता है एंड HCO3- जो है हमारी बॉडी के अंदर वापस से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अब ये एजेंट्स क्या करते हैं, कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से H+ एंड HCO3- जो है इनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो H+ था वो सोडियम के साथ में एक्सचेंज होता था। ठीक है, एंटीपोर्ट के थ्रू एक्सचेंज होता था। मतलब क्या है कि H+ जो है वो हमारे पास ब्लड में से नेफ्रॉन के अंदर जाता था एंड नेफ्रॉन में से सोडियम जो है वो ब्लड के अंदर आता था। ठीक है, अब जब H+ का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है तो H+ यहाँ जाएगा नहीं तो सोडियम यहाँ आएगा नहीं, तो सोडियम जो है वो नेफ्रॉन के अंदर ही रह जाता है एंड देन उसके बाद में यूरिन के साथ जो है सोडियम आयन वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स जो है ये काम करते हैं। हमारा काम क्या है, डायूरेटिक्स एजेंट क्या करेंगे, या तो यूरिन के फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन को बढ़ाएंगे या फिर सोडियम एंड वाटर के लॉस को बढ़ाएंगे। तो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स क्या करें, सोडियम के लॉस को जो है वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब एक बार ब्रीफ में हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स जो हैं ये कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो है वो CO2 एंड H2O को जोड़ करके उसे H+ एंड HCO3- के अंदर कन्वर्ट करने में मदद करता है। अब H+ जो है ये सोडियम के साथ में एक्सचेंज होता है, बट जब हम कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर को ले लेते हैं तो इससे ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है, तो इससे H+ एंड HCO3- जो है इसका फॉर्मेशन नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है कि H+ जो है वो सोडियम के साथ में एक्सचेंज नहीं होता है, तो H+ जो है वो ब्लड के अंदर ही रह जाता है एंड सोडियम आयन जो है वो नेफ्रॉन के अंदर ही रह जाता है। ये वाला एक्सचेंज वाला प्रोसेस जो है वो नहीं होता है एंड एंड में जो सोडियम नेफ्रॉन के अंदर रह गया वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो है कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स जो हैं ये काम करते हैं। अब इससे एक साइड इफेक्ट क्या आता है कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर से, कि H+ जो है वो बॉडी के अंदर ही रह गए, तो इस वजह से क्या होता है एसिडोसिस जो है वो बॉडी के अंदर हो जाता है। ये एक साइड इफेक्ट होता है कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स का। ठीक है, तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ना हमें स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है वो भी डिस्कस करना है कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स का, तो वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के अंदर सबसे पहला पॉइंट हम लोग जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स का वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग होती है जनरल स्ट्रक्चर के अंदर, जिसके अंदर नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर SO2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पर NHCO CH3 होता है, यहाँ पर एक R सब्सटीट्यूएंट जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर पॉइंट्स क्या होंगे कि मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है, किसे हटाने से एक्टिविटी कम होगी ज़्यादा होगी, वो सारे पॉइंट्स जो है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर जो सल्फामॉइल ग्रुप प्रेजेंट है SO2 NH2, ये अनसब्स्टिट्यूटेड एंड फ्री सल्फामॉइल ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो सल्फामॉइल ग्रुप का नाइट्रोजन है ये अनसब्स्टिट्यूटेड ही रहना चाहिए, डायूरेटिक एक्टिविटी उससे अच्छी होती है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि जो 2 रिंग नाइट्रोजन है हमारे पास, इसमें से एक रिंग नाइट्रोजन की तरफ अगर हम लोग मिथाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, एक तरफ हम लोग मिथाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करें तो उससे जो एक्टिविटी है वो अच्छी होती है, लेकिन अगर हम दोनों ही नाइट्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उससे एक्टिविटी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम मिथाइल ग्रुप को रिंग नाइट्रोजन के एक साइड पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उससे एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये आता है ये जो हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इनका जो पार्टीशन कोफिशिएंट मतलब K की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो pKa की वैल्यू होती है वो कम होती है, तो इस वजह से इसकी एक्टिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड ग्रुप जो है इनका लिपिड बाय वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है, तो pKa वैल्यू जो है वो कम होती है, तो इस वजह से इसकी एक्टिविटी जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, अब जो हमारे पास ये तो 5 मेंबर्ड वाले जो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर का जनरल स्ट्रक्चर है।
अगर हम बेंजीन मेटासल्फोनामाइड ग्रुप की बात करें, मतलब इसे हम बेंजीन रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दें, जब इसे हम क्लोरीन या फिर मिथाइल ग्रुप से सब्सटीट्यूट करें तो उससे हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा उससे भी एक्टिविटी जो है वो अच्छी होती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास आता है डाइक्लोरफेनामाइड, ठीक है, इसके अंदर 2 क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है एंड यहाँ पर सल्फामॉइल ग्रुप SO2NH2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इससे भी एक्टिविटी जो है वो अच्छी होती है। तो ये भी एक तरह से कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स का डेरिवेटिव जो है वो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो था ये कंप्लीट स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप था कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स का। इसका जनरल स्ट्रक्चर जो है वो ये होता है। देन इसके अंदर कहाँ कहाँ पर हम लोग के पास क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स क्लास के अंदर जो भी ड्रग्स हमारे पास सिलेबस के अंदर दी गई है, जिसका सिंथेसिस हमें पढ़ना है उसका हम लोग सिंथेसिस देख लेंगे। बाकी स्ट्रक्चर एंड यूजेज जो है सारी ड्रग्स के वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली ड्रग जो है वो आती है हमारे पास एसिटाजोलामाइड। इसका सिंथेसिस जो है वो हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इसका सिंथेसिस किस तरीके से होगा, सबसे पहले हमारे पास 2 अमीनो 1,3,4 थायाजोल 5 थायोल है, ठीक है। SNN यहाँ पर SH यहाँ पर NH2 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है। जब इसका एसाइलेशन करते हैं CH3COCl के प्रेजेंस में, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर NH2 की जगह पर यहाँ पर NHCOCH3 ग्रुप जो है वो जुड़ जाता है, ठीक है। देन Cl2 एंड वाटर के प्रेजेंस में यहाँ पर जो है SH की जगह SO2Cl ग्रुप जुड़ जाता है। देन NH3 के प्रेजेंस में यहाँ जो SO2Cl में Cl था, इसकी जगह पर क्या है NH2 ग्रुप जो है वो जुड़ जाता है। तो ये जो है फाइनल एसिटाजोलामाइड का स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग है, जिसके अंदर सल्फर नाइट्रोजन नाइट्रोजन है। यहाँ पर सल्फामॉइल ग्रुप SO2NH2 प्रेजेंट है, यहाँ पर NHCOCH3 जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से जो एसिटाजोलामाइड का सिंथेसिस होता है, ये जो है ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसके यूजेस क्या होंगे, इसे ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। देन जो ड्रग की वजह से इडीमा हो जाता है उसे ठीक करने के लिए भी इसे यूज़ करा जाता है। देन इसे एंटी कन्वल्जेंट के रूप में भी यूज़ करा जाता है, मतलब जो एपिलेप्सी होती है उसे ठीक करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। देन इसे जो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज़ किया जाता है। नाउ सेकेंड ड्रग आती है हमारे पास मैथाजोलामाइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, रिंग तो हमारे पास वही 5 मेंबर्ड रिंग है, जिसके अंदर सल्फर नाइट्रोजन नाइट्रोजन है। यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर NHCOCH3 यहाँ पर SO2NH2 है, ठीक है। तो अगर हम SAR देख लेंगे तो उसके बाद में स्ट्रक्चर याद करना जो है वो भी बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ना इसके यूजेस क्या होंगे, इसे डायूरेटिक के रूप में यूज़ करा जाता है, इसे ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। देन इसे एंटी न्यूप्लास्टिक के रूप में भी यूज़ करा जाता है, मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट ड्रग एंड लास्ट ड्रग जो आएगी कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स के अंदर वो आएगी डाइक्लोरफेनामाइड। इसके अंदर बेंजीन रिंग होती है, जिसके अंदर क्लोरीन क्लोरीन SO2NH2 एंड SO2NH2 जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। तो इसके यूजेस क्या होंगे, इसे ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है, इसे डायूरेटिक के रूप में यूज़ करा जाता है। देन जो एपिलेप्सी होती है जो कि थेरेपी से ठीक नहीं होती है, उसके मैनेजमेंट के अंदर भी इस ड्रग को यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स वाली क्लास जो है वो कंप्लीट होती है। सेकेंड हम लोग थायजाइड डायूरेटिक वाली क्लास जो है वो अब डिस्कस करेंगे। तो अब जो थायजाइड डायूरेटिक्स हैं, ये डायूरेटिक के रूप में किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से यूरिन के एक्सक्रीशन फॉर्मेशन सोडियम एंड वाटर के लॉस को बढ़ाते हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो थायजाइड डायूरेटिक्स जो है इनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है, ये क्या करते हैं, सोडियम एंड क्लोराइड के रीएब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का जो सिम्पोर्ट होता है उस चीज़ को रोक देते हैं। जैसे हमारे पास में ये है नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन में से जो सोडियम एंड क्लोराइड यहाँ पर बाहर जाते हैं ब्लड के अंदर, उस चीज़ को ये रोक देते हैं। मतलब नेफ्रॉन में से ब्लड के अंदर सोडियम एंड क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन होता है, उस चीज़ को ये रोक देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो सोडियम एंड क्लोराइड का मूवमेंट है नेफ्रॉन में से ब्लड में, वो रुक जाता है। तो उसकी वजह से सोडियम एंड क्लोराइड जो है वो नेफ्रॉन के अंदर ही रह जाते हैं। तो नेफ्रॉन के अंदर जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो उसके बाद में लास्ट में क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड वाटर ये सारे के सारे जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो सिंपली थायजाइड डायूरेटिक्स ने क्या करा, इन्होंने सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से सोडियम एंड क्लोराइड का जो मूवमेंट है नेफ्रॉन में से ब्लड में वो रुक गया। इसकी वजह से सोडियम एंड क्लोराइड नेफ्रॉन में रह गए, नेफ्रॉन के अंदर ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट बॉडी से हो गए, ठीक है। इस तरीके से जो है थायजाइड डायूरेटिक्स काम करते हैं। नो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो थायजाइड डायूरेटिक्स है इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है वो किस तरीके से होगा।
तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, जनरल स्ट्रक्चर। तो थायजाइड डायूरेटिक्स का जनरल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होगा एंड इसके अंदर नंबरिंग जो है वो हम लोग शुरू करेंगे सल्फर से, ठीक है। तो सल्फर को यहाँ पर 1 नंबर मिलेगा, देन यहाँ पर नाइट्रोजन को 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। इस तरीके से जो है इस कंप्लीट स्ट्रक्चर की नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर मतलब क्या क्या चीज़ें एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ें हटाने से या लगाने से जो एक्टिविटी कम ज़्यादा होगी, वो पॉइंट्स जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि 7th पोजीशन पर फ्री सल्फामॉइल ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर सल्फामॉइल ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है तो उससे डायूरेटिक एक्टिविटी जो है वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाती है, बट जो एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी होती है वो जो है वो होने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जो 3-4 पोजीशन पर हमारे पास ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हम इसका सैचुरेशन कर देते हैं, मतलब यहाँ से डबल बॉन्ड को हटा करके हम इसे सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो उससे जो डायूरेटिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, जैसा कि हमारे पास एक ड्रग है हाइड्रोक्लोरथायजाइड, उसके अंदर होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो 6th पोजीशन पर R3 सब्सटीट्यूशन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया, CF3 हो गया, तो उससे क्या होता है, डायूरेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 3rd पोजीशन पर अगर हम लोग एल्काइल ग्रुप, साइक्लो एल्काइल ग्रुप, हेलो एल्काइल ग्रुप ये सब लगाते हैं तो उससे डायूरेटिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ती है, जैसे कि साइक्लोथायजाइड जो है उसके अंदर 3rd पोजीशन पर साइक्लो एल्काइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन अगर 2nd पोजीशन पर सब्सटीट्यूशन करा जाता है तो उससे बहुत ही हाईली पोटेंट कंपाउंड जो है वो मिलता है, मतलब उसकी डायूरेटिक एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन 2nd की जगह अगर हम 4th पोजीशन पर सब्सटीट्यूशन कर देंगे तो उससे कंपाउंड जो है वो कम्प्लीटली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नाउ एल्काइल ग्रुप का सब्सटीट्यूशन अगर हम लोग करते हैं 4th पोजीशन पर, 5th पोजीशन पर या फिर 8th पोजीशन पर, इन तीनों ही पोजीशन पर सब्सटीट्यूशन करने से एक्टिविटी जो है वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने 7 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लिया। आपको नोट्स के अंदर प्रॉपर जो है सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हुए मिल जाएंगे, तो वो चीज़ आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप थायजाइड डायूरेटिक्स का, ठीक है ना। इसके अंदर जो ड्रग्स हमारे पास सिलेबस के अंदर दी गई है उनका सिंथेसिस अगर है तो हम लोग सिंथेसिस डिस्कस करेंगे, नहीं तो उनका स्ट्रक्चर एंड यूजेज जो है वो हम लोग यहाँ पर अभी देख लेते हैं। तो थायजाइड डायूरेटिक्स के अंदर सबसे पहली ड्रग जो हमारे पास आती है वो आती है क्लोरथायजाइड, ठीक है। इसका सिंथेसिस जो है वो भी हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इसका सिंथेसिस किस तरीके से होगा, सबसे पहले जो 3 क्लोरो एनिलीन है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर Cl प्रेजेंट है, NH2 प्रेजेंट है, तो NH2 के साथ बेंजीन रिंग तो एनिलीन हो जाती है, जिसके 3rd पोजीशन पर क्लोरीन प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो गया 3 क्लोरो एनिलीन, ठीक है। जब इसके ऊपर 2 मॉलिक्यूल ClSO3H के एक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पास इन दोनों पोजीशन पर SO2Cl जो है वो जुड़ जाता है। अब जब इसके ऊपर 2 मॉलिक्यूल्स NH3 के ऐड होते हैं तो दोनों पोजीशन पर SO2NH2 जो है वो जुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में HCOOH के प्रेजेंस में जब इसे हीट करा जाता है तो फाइनली हमें क्लोरथायजाइड जो है वो मिल जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो है नाइट्रोजन एंड SO2 एंड ये नाइट्रोजन, इसमें क्या है, रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ पर तो Cl एंड SO2 NH2 वही है, देन यहाँ पर N आ गया, NH आ गया, SO2 आ गया, इस तरीके से जो यहाँ पर भी रिंग का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है क्लोरथायजाइड का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से जो इसका सिंथेसिस होता है। तो क्लोरथायजाइड का स्ट्रक्चर जो है, जैसे अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखा थायजाइड डायूरेटिक्स का, तो इसका जनरल स्ट्रक्चर जो है उसी तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पर SO2NH2 ये बेंजीन रिंग है, दूसरी भी 6 मेंबर रिंग है जिसके अंदर नाइट्रोजन है, NH है, SO2 एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ क्लोरथायजाइड जो इसके यूजेस क्या होंगे, इसे जो है डायूरेटिक के रूप में यूज़ करा जाता है एंड इसे हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट ड्रग जो आती है थायजाइड डायूरेटिक कैटेगरी के अंदर वो आती है हाइड्रोक्लोरथायजाइड, ठीक है। इसका भी जनरल स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो वही है जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के अंदर डिस्कस करा था। इसके अंदर यहाँ पर Cl है, यहाँ पर SO2NH2, यहाँ पर NH है, यहाँ पर NH है, यहाँ पर SO2 है। यहाँ पर जो यहाँ पर 3-4 पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट था वो यहाँ पर हट गया है, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या होंगे, इसे भी डायूरेटिक के रूप में यूज़ करा जाता है एंड हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट ड्रग आती है हाइड्रोफ्लूमेथाजाइड, ठीक है, मतलब हाइड्रोफ्लूमेथायाजाइड। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी जनरल स्ट्रक्चर तो वही है हमारे पास, बस अगर हम लोग देखें हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एंड हाइड्रोफ्लूमेथाजाइड के स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड के अंदर यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है, इसके अंदर यहाँ पर जो है CF3 प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लीटली सेम है। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग है, CF3 है, SO2NH2 है, यहाँ पर NH है, NH एंड SO2 है, ठीक है। नो इसके यूजेस क्या होंगे, इसे डायूरेटिक के रूप में यूज़ करा जाता है एंड हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के अंदर भी इसे यूज़ किया जाता है।
नाउ नेक्स्ट ड्रग आती है साइक्लोथायाजाइड। तो साइक्लोथायाजाइड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर आर की जगह पर जो है साइक्लो एल्काइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, यहाँ पर बेंजीन रिंग है जिसमें क्लोरीन है, SO2 NH2 है। यहाँ पर भी 6 मेंबर रिंग है जहाँ पर NH NH एंड SO2 है। यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग है उसके अंदर इस तरीके से बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से जो साइक्लोथायाजाइड का स्ट्रक्चर होता है। इसके यूजेस क्या होंगे, इसे डायूरेटिक के रूप में यूज़ करा जाता है। देन इडीमा की थेरेपी के अंदर इसे यूज़ करा जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर। देन हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट के अंदर भी इस ड्रग को यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने कंप्लीट 2 क्लासेस जो हमें डिस्कस करनी थी वो डिस्कस कर ली हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया डायूरेटिक्स का, देन 2 क्लासेस डिस्कस कर ली, बाकी की 3 क्लासेस जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।